हेलो बच्चों मैंने इससे पहले जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने आपको चैप्टर सेकंड के बारे में पढ़ाया था, राजा किसान और नगर। इस वीडियो में भी हम राजा किसान और नगर सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य क्या था? 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद बना था वो मगध था। और मगध का जो है मगध पर जो है मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश का जो इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य का जो है वो प्रशासन किस प्रकार चलाया जाता था। तो मौर्य वंश के शासकों ने क्या किया था कि इसको 4 प्रांतीय भागों में बांट दिया था, दक्षिणा, उज्जैनी, स्वर्णगिरी और तोसली। और एक उनकी राजधानी थी, वो थी पाटलिपुत्र। अब हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? इसके बारे में हमें जानकारी अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुई। अशोक के अभिलेख थे वो ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, और वो जो अभिलेख है वो जगह जगह लगे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो अभिलेख है यहाँ पे इन जो प्रांतीय क्षेत्रों में जो है व्यापार भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो ये जगह जगह अभिलेख लगाए गए हैं, इन अभिलेख जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था अपनी फर्स्ट स्लाइड में कि तक्षशिला कहाँ स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उज्जैनी मध्य प्रदेश में स्थित है। तोसली जो है वो उड़ीसा में है। स्वर्णगिरी कर्नाटक में है और पाटलिपुत्र पटना में है। ठीक है, तो आप सबको एक मैप लगाना है, पेस्ट करना है अपनी कॉपी में, और ये देखना है कि तक्षशिला कहाँ पर है, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। जब तक को आपको इंडिया का स्टेट में अपने जो 28 स्टेट नहीं पता होंगे तब तक आप इन चीज़ों को नहीं भर सकते। तो आपको अपने मैप में 28 स्टेट का पता होना चाहिए। ये देखिए जो तक्षशिला है वो आज पाकिस्तान में है। तो सोचिए कितने लंबी दूरी का जो है मौर्य साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो मौर्य साम्राज्य है वो कौन कौन से क्षेत्रों में था, वो भी मैप के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ये है मगध। ठीक है, जो मगध जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है। ये हमारा इंडिया का मैप है, आप सब देखेंगे ये व्हाइट कलर का इंडिया का मैप है, और जो ये ग्रीन कलर से फिल हुआ है ये मगध साम्राज्य है, जो वर्तमान में बिहार कहलाता है। ठीक है, तो आपको अपने मैप में देखना है कि बिहार कहाँ पर स्थित है, और वो ही जो है प्राचीन काल में मगध साम्राज्य था। ये बच्चे नेक्स्ट स्लाइड देखिए। इस स्लाइड में मैंने मैप लगाया हुआ है। इस मैप में देखिए जो ये ग्रीन कलर है, ये सारा ग्रीन कलर से जो है मौर्य साम्राज्य फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र भी लिखा है, बोध गया भी है, सांची है, उज्जैनी है, मथुरा है, इंद्रप्रस्थ है, तक्षशिला है, और ये पूरा मौर्य साम्राज्य है। आप देखेंगे जो मौर्य साम्राज्य है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ तक सारे एरिया में फैला हुआ था। आप देखेंगे नीचे जो व्हाइट ग्रीन कलर से फिल नहीं हुआ, ये दक्षिण भारत का जो है वो हिस्सा है, भारत के दक्षिण भारत का। आगे वाले स्लाइड में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, अभी तक आप ये देखिए कि मौर्य साम्राज्य है वो कहाँ तक स्थित है। तो आपको ये मैप में फिल करना है, अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। अब इतने इस बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इसके बारे में हमें जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत था। यह सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था ये मेगास्थनीज, और इसने वहीं पर अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका। ये हमारा एक स्रोत है जिसके बारे में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधियों को चलाने के लिए एक समिति थी और 6 उप समितियां थी। तो 6 उप समिति कौन कौन सी थी? नौसेना का संचालन, यातायात का संचालन, अश्वारोही का संचालन, पैदल सैनिकों का संचालन। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रथोइयों का संचालन, हाथियों का संचालन। इसके अलावा और भी जो समितियां और उप समितियां थी उनका कार्य क्या था? यातायात का देखना और भोजन की व्यवस्था करना, अस्त्र शस्त्र सैनिकों की देखभाल, और उनकी अनेक उप समितियों का निर्माण करना। वो क्या करते थे कि जब व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारियों की देखरेख होनी चाहिए। ठीक है, उनकी सैनिक सुरक्षा होनी चाहिए, उनके खान पान की व्यवस्था, क्योंकि लंबी दूरी का व्यापार होता था। और पहले व्यापार आपको भी पता है कि आज तो हमारे पास काफी साधन है, उस समय इतने साधन उपलब्ध नहीं होते थे, तो व्यापार काफी लंबे समय तक चलता था, उसमें महीनों भी लग जाते थे। तो उन सब की जो सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी उसके लिए सैनिकों की आवश्यकता होती थी। तो इसलिए ऐसी उप समितियों का निर्माण कराया गया था। अशोक ने अपने साम्राज्य को
साम्राज्य कई भागों में कई क्षेत्रों में बटा था, लेकिन अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए धम्म का सिद्धांत अपनाया। ठीक है, उनका जो धम्म था वो बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक था। धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने धम्म महामत की भी नियुक्ति की थी। ये एक अधिकारी होता था जो ये देखता था कि धम्म का जो है सुचारू रूप से पालन हो रहा है या नहीं। तो अशोक के धम्म में क्या क्या बातें थी? बड़ों के प्रति आदर करना, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार रखना और ब्राह्मणों के प्रति उदारता का व्यवहार रखना। तो ये धम्म की नॉर्मल सी चीजें थी। तो ये इन चीजों को उन्होंने अपने अभिलेखों के जरिए जगह जगह लगवा दिया था। और ये जो धम्म में बातें थी ये उन्होंने प्राकृतिक भाषा में भी लिखवाई, पाली खरोष्टी भाषा में भी लिखवाई। तो इनको इन्होंने जगह जगह लिखवा दिया था जिससे कि लोग जो है इसको पढ़ें और इसका जो है पूर्ण रूप से पालन करते रहें। इसका पालन करवाने के लिए उन्होंने धम्म महामामत की नियुक्ति की थी। ये एक अधिकारी होता था जो ये देखता था कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं दक्षिण भारत के मैप की तरफ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, हमने इससे पहले वाली स्लाइड में जो देखे थे वो मैंने मैप दिखाया था आपको मौर्य साम्राज्य का। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि व्हाइट कलर से फिल नहीं हुआ है, खाली पड़ा है। तो वो दक्षिण भारत का जो था, दक्षिण भारत के राज्य थे। तो ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। ये है चोल, ये है चेर और ये है पांड्य। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में ये था। यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर भारत में तो जो था एक वंशानुगत पद था कि राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका बेटा बिंदुसार बैठा, फिर अशोक बैठा। इस तरह वहां पे साम्राज्य चलता रहा। लेकिन ये दक्षिण भारत का हिस्सा था। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ राजा थे तो कुछ सरदार व सरदारियों का जो है प्रभाव हुआ। यानी कि सरदार सरदारियां जो है वो, तो वे सरदार व सरदारियां क्या होते थे आगे हम देखते हैं। जिस समय उत्तर भारत में मौर्य वंश का शासन था उस समय दक्षिण भारत में चोर चेल पांडे जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ठीक है, मौर्य वंश जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ये उत्तर भारत में थे। यहाँ पे वंशानुगत पद था, लेकिन ये जो सरदार थे इनका जो पद था वो कहीं वंशानुगत था, कहीं ये वंशानुगत नहीं था। इनका कार्य क्या होता था, अनुष्ठान का काम कराना होता था। इनका कार्य होता था अगर लड़ाई हो गई या युद्ध हो गया उसमें सेना की जो है, सेना का नेतृत्व करते थे, ये इनका कार्य होता था। और ये राजाओं की तरह जो है वो राजस्व इकट्ठा नहीं करते थे, ये एक तरह से गिफ्ट लेते थे। ठीक है, ये गिफ्ट लेते थे और उस चीज को ये आपस में बांट लेते थे। ठीक है, इनका कार्य जो है, कुछ जगह ये राजस्व भी एकत्रित करते थे, लेकिन इनका मेन कार्य जो होता था वो आपसी झगड़े सुलझाना, अनुष्ठान कराना और युद्ध में सेना का नेतृत्व करना। ठीक है, ये जो सरदार थे उनका कार्य होता था। और ये कहाँ पड़ते हैं, ये था चोर चेल पांडे। और इस क्षेत्र को जो है तलिकम कहा जाता है। तलिकम यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का क्षेत्र है ये। ठीक है, जो चोर चेल पांडे का क्षेत्र है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का है, जो आज स्थित है। तमिल संगम ग्रंथों से चेर चोल और पांड्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। संगम ग्रंथ क्या है, ये जो संगम ग्रंथ लिखे हुए हैं ये संगम है। जो तमिल कवि थे, ठीक है, कवि थे, बुद्धिजीवी थे, ये ज्योतिषाचार्य थे, इन सबका ये संगम था। और इन्होंने जो है तमिल भाषा में इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इन सब ने मिलकर के जो है वो संगम ग्रंथों की रचना की थी, जिससे कि हमें चोर चेल पांडे इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जिस तरह हमें मैगजीन्स की इंडिका से जानकारी प्राप्त होती है, उसी तरह हमें तमिल संगम ग्रंथों से चोर चेल पांडे की भी जानकारी प्राप्त होती है। ये जो है तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, अब हमने उत्तर भारत भी पढ़ लिया है, दक्षिण भारत भी पढ़ लिया है। तो उत्तर भारत में हमने देखा मौर्य साम्राज्य है, दक्षिण भारत में है जो चेर चोल पांड्यों का है। ठीक है, वहां पे हम एक चीज और है कि वहां पे शक और सातवाहन भी है, जो दक्षिण भारत में नहीं है, लेकिन शक और सातवाहन भी वहां पे आए थे। और जो शक थे वो मध्य एशिया से आए हुए हैं, जो कि गुजरात वाले एरिया में है। और जो सातवाहन है वो भी वहीं पे आए थे, लेकिन उनके बारे में हमें कोई पूर्ण रूप से लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। बच्चों ये देखिए देविक राजा, तो जो उत्तर भारत में पढ़ लिया हमने, दक्षिण भी पढ़ लिया जिसमें हमने चोर चेल पांडे, शक और सातवाहन पढ़ लिया। तो देविक राजा का अर्थ क्या है कि जब उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को ये भी डर था कि जो राजा को डर होता था कि कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन को कोई छीन ना ले, हमारी गद्दी पे कोई आ ना जाए। तो इस भय के कारण उन्होंने अपनी तुलना जो है वो देवी देवताओं से करनी शुरू कर दी थी। तो राजा अपने स्थान को उच्च दिखाने के लिए अपनी देवताओं को समान मानते थे। उदाहरण के लिए कुषाण शासक, इसमें सबसे प्रथम कार्य जो किया वो कुषाण शासकों ने किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक उन्होंने मूर्तियों के जरिए स्वयं को देवतुल्य माना था।
किसने? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने मथुरा के पास, आपने मथुरा सुना होगा यूपी में, मथुरा में माट नामक एक देव स्थान है जहां पर कि उन्होंने वहां से हमें कुछ मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, कुषाण शासकों की। और ऐसे ही अफगानिस्तान के भी देव स्थान से हमें जो कुषाण राजाओं की मूर्तियां मिली हैं। तो इनसे पता चलता है कि इन्होंने जो अपनी स्थिति है वो देवताओं के समान मानी थी। उन्होंने जो चीनी शासक थे उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने खुद को स्वर्गपुत्र भी कहना शुरू कर दिया था कुषाण शासकों ने। और अपनी चीज को और ऊंचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सिक्कों पर अपने चित्र जो है अंकित कर देते। उस समय सिक्के जो थे वो एक ऐसी स्टैम्प मानी जाती थी, ऐसी चीज मानी थी जिससे कि हम प्रसिद्ध हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सिक्कों पर अपने चिन्ह जो है अंकित कराने शुरू कर दिए थे कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने अपने आप को, जो अपने आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी, और उन्होंने चीनी शासकों से प्रभावित होकर खुद को स्वर्ग का जो पुत्र है वो कहना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने खुद को, अपने आप को उच्च स्थिति में दिखाना शुरू कर दिया था। ये सबसे पहले कार्य किया था कुषाण शासकों ने। ये कुषाण शासकों की मूर्ति है बच्चों, देखो कुषाण राजाओं की मूर्ति है। और ऐसी मूर्ति अफगानिस्तान से और क्या बोलते हैं मथुरा के माट से कुछ ऐसी ही मूर्तियां, इसी प्रकार की मूर्तियां वहां से भी हमें प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं गुप्त शासक के बारे में। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में एक छोटे वे में दिया गया है। गुप्त शासक क्या थे? जो चौथी शताब्दी ईस्वी से गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? सिक्कों, साहित्य, अभिलेखों से मिलती है। इसमें क्या था कि जो गुप्त साम्राज्य था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सामंत थे। सामंत क्या होते थे? ये जो है स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते थे, इनका भूमि पर नियंत्रण होता था, ठीक है। ये क्या करते थे, ये कभी कभी जब राजा कमजोर पड़ जाते थे तो खुद शक्तिशाली हो जाते थे, अपनी सेना का निर्माण कर लेते थे, और जो कमजोर सामंत थे वो शक्तिशाली राजा के अधीन हो जाते थे, ठीक है। ये जो है अधिक से अधिक ये राजस्व भी इकट्ठा करते थे, ये सामंत होते थे। इन्हीं सामंतों से ही यहाँ पर क्या हुआ, छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ, और इसी में से एक गुप्त साम्राज्य, ठीक है, जो चौथी शताब्दी ईस्वी में जो है इनका उद्भव बताया जाता है। यहाँ के जो गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है लोगों ने, कवियों ने क्या किया था, अपने राजा की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखी थी। प्रशस्तियां किसे कहते हैं? जो अपने राजा की प्रशंसा में लिखी जाती हैं। तो ऐसी ही प्रशस्ति का एक उदाहरण है इलाहाबाद में स्तंभ अभिलेख, ठीक है। ये प्रयाग प्रशस्ति में इसकी रचना हरिसेन ने की थी, ठीक है। ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे और इन्होंने उनकी रचना जो है संस्कृत में की थी इस प्रशस्ति की। तो ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये काव्यात्मक ढंग से जो है अपने राजा की प्रशंसा करते थे, अपने राजा को नाम ये एक काव्य के जरिए देते थे। जैसे हम कविता में लिखते हैं ना, तो कविता में उसका अर्थ कुछ और होता है इनका। तो ये क्या करते थे, इसी तरह की इन्होंने कविता लिखी, अपने राजा की तुलना है ये कई बार जो है भगवान से भी कर देते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे कि हमें जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, हमने भी कुषाण सिक्कों के बारे में मैंने आपको बताया था। ये कुषाण राजाओं की तस्वीरें हैं जो उन्होंने खुद को उच्च दिखाने के लिए क्या किया, अपनी तस्वीरों को जो है वो सिक्कों पर लगवाना शुरू कर दिया था, ताकि उनको जो है उस समय सिक्के बहुत पवित्र माने जाते थे। तो इसलिए उन्होंने खुद को भगवान के तुल्य बनाने के लिए उन्होंने सिक्कों पर अपनी जो है मूर्ति स्थापित करा दी थी, चित्रित कराई थी। यह है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो हरिसेन द्वारा लिखी गई है। यह संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। और ये किस लिए लिखी जाती थी, मैंने आपको अभी भी बताया है। ये इसलिए लिखी जाती थी ताकि अपने राजा की प्रशंसा की जा सके, अपने राजा को बहुत ज्यादा उच्च दिखाया जा सके, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।